नमस्कार, सलाम, स्वागत, आदाब, स्वागत सभी का एक और सूचना और एक और वीडियो में बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म की जो आए हुए हैं और लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की 12 मार्च। डेट मैंने पहले क्यों बताई? क्योंकि सूचनाएं बताना फिर मैं भूल जाता हूं जल्दबाजी में और समस्या हो जाती है आप लोगों को। इस वीडियो का सेकंड पार्ट नहीं बनाऊंगा, लंबा चौड़ा वीडियो है, देखना हो तो देख लीजिएगा। सारी बातें एक ही वीडियो में, एंट्रेंस एग्जाम, सिलेबस, पैटर्न, सीट, फीस, एग्जाम्सन, एमफिल, एससी एसटी वालों को क्या होगा बेनिफिट, सारी बातें। 33 सब्जेक्ट हैं और 1100 से ज़्यादा सीटें हैं। सुना आपने? नहीं सुना? फिर से सुनिए। 33 सब्जेक्ट हैं, एक कम कर दीजिए, 32 सब्जेक्ट हैं और 1176 टोटल सीटें हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी है, नैक के द्वारा ए ग्रेड या कहें ए प्लस यूनिवर्सिटी है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो पहले बता दूं सीटें या रूल्स एंड रेगुलेशन, कमेंट करके बताइएगा मुझे जल्दी से, क्योंकि इसके बाद एक वीडियो और शूट करना है पीएचडी फॉर्म का। DAVVDET 2022, ये शॉर्ट में सर्च करेंगे इस नाम से तो मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी का नाम तो आपको बता ही देंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में है। उम्मीद करता हूं कमेंट करके आप बताएंगे कि यूनिवर्सिटी का पूरा नाम क्या है। सुन लीजिए किस विषय में कितनी सीटें हैं, उसके बाद जरूरी बातें बाद में। अप्लाइड केमिस्ट्री में 7, अप्लाइड मैथमेटिक्स में 7, केमिस्ट्री में 22। किसी सब्जेक्ट की सीट छूट जाए तो पूछ लीजिएगा, लेकिन वीडियो पूरा देखे बना सवाल मत कीजिएगा। बायो केमिस्ट्री में 22, बायोटेक्नोलॉजी में 8, बॉटनी में 45, केमिस्ट्री में 34, कॉमर्स 238, कॉमर्स में 238 और मैनेजमेंट में 334। आपने सही सुना। फिर से कर देते हैं रिपीट। कॉमर्स का मतलब होता है व्यापार, वाणिज्य, इसमें है 238 सीट और एक है प्रबंधन जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट, इसमें है 334 सीट। किस कैटेगरी में सीटें तो नहीं मालूम है, लेकिन एक पीडीएफ फाइल का लिंक खोज रहा हूं, खोजने पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। किस टीचर और किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं उसका एक पीडीएफ कहीं से मंगवाया है, आने पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा शाम को 5 बजे से पहले। नहीं तो जो लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका यूज कर लीजिएगा। पुनः आते हैं सीटों पर। कंप्यूटर साइंस में सीटें हैं 29, डाटा साइंस एंड फॉरेस्ट्री, इंग्लिश में पैदल हूं, सीटें हैं 3। इकोनॉमिक्स में 38, एजुकेशन में 37, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में 6, इलेक्ट्रॉनिक्स 6, एजुकेशन में 37 है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 6 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 है, गलती हो गई। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 9 सीटें हैं। नाम शब्द याद है? टेलीकम्युनिकेशन में कौन सा घोटाला हुआ था? टेलीकम्युनिकेशन में कौन सा घोटाला हुआ था 2004, 2006, 2010 और 2012 में? कमेंट करके बता दीजिएगा मुझको। अगला सब्जेक्ट है एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, जिसमें है 6, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, इसमें है 11 सीटें। अगला चलते हैं आगे, जियोलॉजी, ZOOLOGY, जोलॉजी, क्योंकि जियोलॉजी और जोलॉजी को मुझे भी डाउट हो जाता है सुनने समझने में, इसलिए मैं स्पेलिंग के साथ बता देता हूं। जियोलॉजी यानी कि Z, सीटों की संख्या 97। अगला है लैंग्वेज, जिसको बोलते हैं उर्दू, उर्दू में है सीटों की संख्या 6। स्टैटिक्स 2 सीटें हैं। सोशोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र में 27। सोशल वर्क यानी कि समाजकार में 4 सीटें हैं। पॉलिटिकल साइंस 12 सीटें हैं। फिजिक्स भौतिकी में 43 फिजिकल एजुकेशन में सीटें हैं 20। याद रखिएगा, एजुकेशन में है 37 सीट और फिजिकल एजुकेशन में है 20 सीटें। एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन के फर्क को आप जानते होंगे, उसी का ऐसा करिएगा सीटों में। अप्लाई फार्मेसी 11, मिलिट्री साइंस में 2, मैथमेटिक्स में 13, मैनेजमेंट की आपको पहले ही बता दी 334 यानी कि 334। वो अलग बात है, दिल्ली विश्वविद्यालय में बस चलती है 234 नंबर, तिलक विहार टू हर्ष विहार तक। ठीक है, लाइफ साइंस में आते हैं, इसमें है 16 सीटें। हिंदी में है 43, होम साइंस में 40 यानी कि 40 और इंस्ट्रूमेंटल, संगीत का कई विषय होगा, संगीत में कई वाद्य यंत्र होते हैं ना, तो उसी प्रकार का एक डिपार्टमेंट है जिसमें 2 सीटें हैं। होम साइंस में 40, हिंदी में 43। ये है सीटों की संख्या 1176 सीटें। सुनने के बाद अब सुन लीजिएगा जरूरी बातें, नहीं सुनेंगे
मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही यूनिवर्सिटी को, ना ही यूट्यूब को, लेकिन आपको करना है अप्लाई। तो थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन जान लीजिए, समझ लीजिए एक प्रकार से, क्योंकि आपके लिए होगा फ़ायदेमंद। यूनिवर्सिटी का नाम है दिल्ली नहीं, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर। और अहिल्याबाई कौन थी, मुझे आपको समझाने की, बताने की, स्पष्टीकरण की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे जानकार हैं, आप अच्छे से जानते हैं। उनके नाम से है विश्वविद्यालय और एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो जितने भी रिजर्वेशन के नियम हैं स्टेट के अकॉर्डिंग लगेंगे। यदि आप दिल्ली से हैं, बिहार से हैं, कानपुर से, मुंबई से, महाराष्ट्र से हैं, कहीं से भी हैं, यदि आप एससी कैटेगरी में हैं लेकिन अप्लाई करेंगे इस विश्वविद्यालय में, तो आप एससी एसटी में नहीं आएंगे, आप जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे और सारे नियम आपको वही लगेंगे तो जनरल कैटेगरी में लगते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी एंड ट्रांसजेंडर को लेकर। ठीक है, ये आपने देख लिया। जो बच्चे एमफिल कर चुके हैं पास और उनका एमफिल है यदि रेगुलर माध्यम से, तो उन बच्चों को पीएचडी के दौरान यदि उनका सिलेक्शन होता है तो एमफिल पास बच्चों को कोर्स वर्क नहीं करना होगा। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। और जो बच्चे, आगे चलते हैं, एलिजिबिलिटी 55% यदि आपके नंबर है मास्टर्स डिग्री में तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं और एमपी के रहने वाले हैं, तो आपको 55 नहीं 50% नंबर होने चाहिए मास्टर डिग्री में। और एक बात मैं इसी में इंक्लूड कर दूं, यदि आप मास्टर्स पास कर चुके हैं 2 साल 3 साल 10 साल पहले, अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप अपने मास्टर्स के 4th सेमेस्टर में हैं या लास्ट ईयर में हैं, एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट नहीं आया है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका पहले, दूसरे या तीसरे सेमेस्टर या छमाही में मास्टर्स में किसी प्रकार का ईयर बैक लगा है, पेपर बैक लगा है, तो अप्लाई मत कीजिएगा, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन सिलेक्शन ना होने की संभावनाएं 100% है। एक बात मैं और बता दूं, जिन विद्यार्थियों शोधार्थियों ने, जिन्होंने 19 सितंबर 1991 तक या उससे पहले एमए कर लिया था, ऐसे विद्यार्थियों को भी अप्लाई करने के लिए 55% नंबर कंसीडर किए गए हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एंड ईडब्ल्यूएस बच्चों का जो भी रिजर्वेशन है, एमपी गवर्नमेंट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन का है वही लागू होगा। इस बात का रखेंगे विशेष रूप से ध्यान। नहीं रखेंगे ध्यान तो समस्याएं हो जाएंगी आपको, ना ही वेबसाइट, ना ही यूट्यूब, ना ही इंदौर और ना ही मेरे जैसे वेले व्यक्ति को। आगे चलते हैं अगले नॉमिनेशन पे, जिसमें कहा गया है कि जो बच्चे यूजीसी या सीएसआईआर नेट क्वालिफाई हैं और उनका सर्टिफिकेट यदि वैलिड है, एक शब्द आया है वैलिड इसीलिए क्योंकि पिछले 1 साल या 2 साल से यूजीसी ने सर्टिफिकेट की डेट्स को फिक्स कर दिया है या उसको लिमिटेड कर दिया है, अब लाइफ टाइम के लिए नहीं है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और अब जो नए फॉर्म्स आ रहे हैं उसमें कह दिया गया है कि यदि आपका सर्टिफिकेट वैलिड है तो ही कंसिडर किया जाएगा, चाहे नेट हो, एमफिल हो, जेआरएफ हो या फिर एसआरएफ हो या फिर सेट हो। ठीक है, इसका रखेंगे विशेष रूप से ध्यान। और इसके साथ में एक बात और कही गई है, वो जल्दी जल्दी नहीं बोल रहे, यदि कोई बात मेरी आपको स्पष्ट ना हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, लेकिन बिना सुने कमेंट करेंगे तो आपको जवाब भी प्रदान नहीं कराया जाएगा, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। चलते हैं आगे, एग्जामिनेशन को लेकर इसमें कहा गया है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिस विश्वविद्यालय कैंडिडेट हु हैव वैलिड जेआरएफ, यदि आपका जेआरएफ वैलिड है तो आप एग्जामिनेटेड है एंट्रेंस से। यदि आप नेट वैलिड है, सीएसआईआर का नेट हो या यूजीसी का नेट हो तो भी आपको एंट्रेंस नहीं देना है। यदि आप टीचर्स फेलोशिप हैं तो भी आपको नेट नहीं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है। इसके अलावा यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, और हाँ याद आ गया, ऐसे कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में और वो करना चाहते हैं पीएचडी में अप्लाई, वो भी कर सकते हैं। इस बात का रखिएगा ध्यान। बस आपको एनओसी जमा करनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त में। एनओसी का मतलब गैर आपत्तिजनक प्रमाण पत्र, जिसको बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। और जो कैटेगरी में, जो गवर्नमेंट कैटेगरी में स्टूडेंट आते हैं अप्लाई करेंगे, उनको भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है, जो एम्प्लॉयमेंट की, जो नौकरी की इसमें आएंगे। ठीक है, ऐसे विद्यार्थी शोधार्थी जो विदेश में रहते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि भारत के नागरिक नहीं है, अप्लाई करना चाहते हैं, उनको भी किसी प्रकार की नहीं देनी है, क्या, प्रवेश परीक्षा, लेकिन फीस देनी है। जो बच्चे भी एग्जामिनेटेड कैटेगरी में हैं उनको एंट्रेंस नहीं देना है, लेकिन फॉर्म भरना है, फॉर्म की फीस जमा करनी है। इस बात का रखेगा विशेष रूप से ध्यान। एक बात आ गई याद, पूछ ले, बता देता हूं आपको, यदि आप एग्जामिनेटेड कैटेगरी में हैं और आपका गलती से आ गया एडमिट कार्ड तो एंट्रेंस देने मत जाइएगा, क्योंकि आप यदि एग्जामिनेटेड कैटेगरी में हैं, गलती से आ गया एडमिट कार्ड और एंट्रेंस देने चले गए, एंट्रेंस में हो गए फेल, तो आपका नाम नहीं आएगा मेरिट और इंटरव्यू की लिस्ट में। इस बात का रखिएगा ख्याल। यदि दिमाग में हो दिमाग, समय है थोड़ा सा और आपके पास 5 मिनट का, तो देख लीजिए वीडियो। आगे चलते हैं, टीचर्स फेलो पे बता दिया, जो बच्चे एमफिल डिग्री हैं लेकिन
उनका एमफिल यदि रेगुलर माध्यम से है तो उन बच्चों को कोर्स वर्क से एग्जम्पशन दिया जाएगा। लेकिन यदि आपका एमफिल डिस्टेंस माध्यम से है तो कोर्स वर्क से एग्जम्पशन नहीं है, एंट्रेंस से भी एग्जम्पशन नहीं है। चाहे आपका एमफिल सेंट्रल से हो, स्टेट से हो, प्राइवेट से हो, डिस्टेंस सेंट्रल से हो, स्टेट से हो, प्राइवेट से हो या डीम्ड विश्वविद्यालय से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन रेगुलर माध्यम से यदि आपका एग्जाम एमफिल है तो आपको एग्जामिशन और क्या, हाँ, कोर्स वर्क से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, ये नियम था, इसको सुन लिया आपने, समझ लिया। रजिस्ट्रेशन फीस इसमें कही गई है। लास्ट डेट क्या थी मैंने बताई थी आपको, गलती से कुछ और बता दिया मैंने। गलती से ये हो गई कि लास्ट डेट है 5 मार्च, मैंने बताई थी 12 मार्च, लेकिन 12 मार्च भी डेट ही है। लेकिन यदि आप 5 मार्च तक फॉर्म को जमा कर देंगे तो नॉर्मल जो फीस 1000 रुपये की वही लगेगी। लेकिन आप यदि 5 मार्च से लेकर 12 मार्च के बीच में फॉर्म जमा करते हैं तो आपकी फीस डबल हो जाएगी, 1000 से देने पड़ेंगे 2000 रुपये। इसीलिए या तो 5 मार्च तक फॉर्म को भर देंगे आप लोग पीएचडी का, और यदि आप 5 मार्च को फॉर्म भर देते हैं लेकिन फीस सबमिट नहीं कर पाए और आपकी फीस यदि 6 मार्च को सबमिट होती है तो 1000 नहीं, आपको देने होंगे 2000 रुपये। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। और चाहे आप फीस सबमिट करें 5 से पहले या 12 से पहले, आपको 50 रुपये एक्सटेंशन एडिशनल चार्ज भी देना होगा। ऑनलाइन का चार्ज हो सकता है, विश्वविद्यालय का, जीएसटी का, भारत सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का। आप बड़े पढ़े लिखे हैं, बजट जानते हैं, इकोनॉमिक्स जानते हैं। अगले नॉर्म्स पे चलते हैं। एमपी ऑनलाइन अथॉराइज KIOSK, इस पोर्टल पर आपको भरना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म। लिंक मैं खोज खाच कर आपको दे दूंगा, लेकिन एक नोटिफिकेशन का लिंक मैं दे दूंगा, उसको पढ़िएगा, समझिएगा। 6 पेज का है, 6 मिनट कम से कम पढ़ लीजिएगा। नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान विश्वविद्यालय वेबसाइट यूट्यूब का नहीं, आपका ये होगा, क्योंकि आपको लेना है एडमिशन। फीस ज़्यादा है तो ध्यान से भरिएगा, सीट भी ज़्यादा है। फीस ज़्यादा है तो सीट भी ज़्यादा है। और 2 चीज़ मुझसे मत पूछिएगा आप लोग। पहली बात कि फेलोशिप मिलेगी कि नहीं, और दूसरा हॉस्टल मिलेगा कि नहीं। फेलोशिप का मामला हो और हॉस्टल का मामला हो, ये विश्वविद्यालयों के अपने हाथ में होता है, उनके एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में होता है। इसीलिए किसको मिलेगी फेलोशिप, कितनी मिलेगी फेलोशिप, हॉस्टल कैसे मिलेगा, क्या फीस है, इसके सवाल जवाब आप पूछिएगा विश्वविद्यालय से, दया करके हम पर ना पूछिएगा। इससे करते हैं उम्मीद। अगली डेट है 26 मार्च 2022। इस डेट को क्या होगा, इस डेट को होगी आप लोगों की प्रवेश परीक्षा। सुना आपने, 26 मार्च, सही बोला मैंने, हाँ, 23 मार्च को तो भगत सिंह का शहीदी दिवस है, राजगुरु का, और साथ में सुखदेव का भी। लेकिन उससे 3 दिन बाद होगी आपकी प्रवेश परीक्षा। प्रवेश परीक्षा 26 मार्च 2022 सुबह 11 बजे। एक बात और याद आ गई, कुछ बातें याद ज्यादा आ रही हैं आज, क्या करें। याद ये आ गई कि एक कैंडिडेट एक ही सब्जेक्ट में फॉर्म भरिएगा, क्योंकि अगर आपने एक से ज्यादा सब्जेक्ट में भर दिया फॉर्म, मान लीजिए आपने, कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने एक से ज्यादा विषयों से नेट क्वालिफाई किया होगा, कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने एक से ज्यादा विषयों में एमए क्वालिफाई किया होगा, और आपको लगा दो, क्योंकि पेपर जो प्रवेश परीक्षा है एक दिन एक ही समय होनी है। और यदि आपने एक से ज्यादा विषयों में कर दिया अप्लाई तो एक दिन एक समय में 2 एंट्रेंस कैसे देंगे आप, तो आपको एक एंट्रेंस होना पड़ेगा, 1000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए दिमाग लगाकर 2 परीक्षाओं की मेहनत एक परीक्षा में कर लीजिए, क्योंकि चाहे 2 पेपर भरे या 3 भरे, सीट तो आपको एक विषय में एक ही कोर्स में लेनी है। तो इसीलिए 2 नाव में अच्छा है, एक नाव में लगा दीजिए पूरी जी जान से मेहनत और जुट जाइए। ये अमृतकाल चल रहा है। अगला विषय चलते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है प्रवेश परीक्षा में, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब प्रवेश परीक्षा देने मध्य प्रदेश इंदौर में जाएंगे तो यूनिवर्सिटी किसी प्रकार का आने का, जाने का, रुकने का आपको किराया नहीं देने वाली है। अपनी पॉकेट से पैसा खर्च करके जाइएगा, बनिए आत्मनिर्भर, भारत सरकार कहती है। आगे कहाँ है, हम भूल गए क्या, हाँ, क्वेश्चन पेपर पैटर्न। क्वेश्चन पेपर पैटर्न नॉर्मल है, जो हर जगह होता है। यूजीसी नेट और CSIR नेट का सिलेबस पढ़ लीजिएगा, और सिलेबस का लिंक सब पेपरों का अलग अलग, मैंने कहा ना अभी लिंक नहीं आया मेरे पास, मैं दे दूंगा आपको खोज खास कर आज शाम 5 बजे से पहले। लेकिन पहले सुन लीजिए इन्फॉर्मेशन। पेपर आएगा MCQ माध्यम से। नेगेटिव मार्किंग ABC नहीं रखी गई है, ठीक है, कि रखी गई है, देख लेते हैं। हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 पेपर आएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, यानी कि पार्ट A पार्ट B। 50-50 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन वही रिसर्च के और आपके शोध के संबंधित एप्टीट्यूड के, और 50 आपके सब्जेक्ट स्पेसिफाई। और हाँ, बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका पेपर हिंदी अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में आएगा, तो उसके लिए देखना पड़ेगा आपको सिलेबस। ये सिलेबस दोनों भाषाओं में है तो आपकी प्रवेश परीक्षा भी दोनों भाषाओं में होगी। आपको सिनॉप्सिस भी दोनों भाषाओं में बनाना होगा, यानी कि मिक्स नहीं करना है, प्रॉपर्ली हिंदी या प्रॉपर्ली इंग्लिश में अपना सिनॉप्सिस बनाना है। सिनॉप्सिस आपको अभी नहीं भेजना है। फॉर्म भरते वक्त में आपको सिनॉप्सिस नहीं भेजना है, PPT नहीं बनाना है। उससे रहिए बेफिक्र। जब आपके एंट्रेंस का रिजल्ट आ जाएगा
तब आपको बनाना होगा समशीट वगैरह 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 जो होगा उस पर करेंगे बाद में बातचीत। अगला चलते हैं आगे मेरिट को लेकर। यदि आप प्रवेश परीक्षा में लेके आते हैं 50% नंबर या उससे ज्यादा और आप यदि हैं जनरल कैटेगरी में तो आपको प्रवेश परीक्षा से पास मान लिया जाएगा। और यदि आप SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर PWD कैटेगरी में आते हैं और MP मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपको लाने पड़ेंगे 45% नंबर प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए। इस बात का रखेगा विशेष रूप से ध्यान। और जो बच्चे फिर से बता दूं जॉब कैटेगरी में है, जो बच्चे जॉब करते हैं अप्लाई कर रहे हैं उनके पास NOC होना जरूरी है जब आप लोगों का होगा इंटरव्यू। यदि आपका हुआ इंटरव्यू और नहीं पाया गया आपके पास NOC का सर्टिफिकेट तो आपको इंटरव्यू के दिन इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, आपसे मजाक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका लीजिएगा सीरियसली ध्यान। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं इंटरव्यू के दौरान, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म के वक्त में आपको 10-12 की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट सर्टिफिकेट और जो भी कैटेगरी है आपकी उसका सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्ट लगाना होगा आपको। और दिव्यांग श्रेणी में है तो उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा। इस बात का रखेगा विशेष ध्यान। और 70% नंबर है एंट्रेंस के, 30% का है इंटरव्यू, इस बात का भी रखेंगे ध्यान। और एक बात मुझे आ गई ध्यान जो मैं बता देता हूं आपको, 4 पोर्शन है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के, 4 पार्ट। वैसे तो पार्ट 1 पार्ट 2 है A B, लेकिन हर पार्ट में है 2 पोर्शन। ठीक है, जैसे कि रिसर्च प्लान, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल और सब्जेक्ट नॉलेज इन दी स्पेसिफाई एरिया ऑफ रिसर्च। ये 4 कैटेगरी हैं, ऐसा इसमें लिखा गया है। अब मुझे नहीं पता ये 4 कैटेगरी ओनली 1 पेपर के लिए है या दोनों पेपर के लिए है। ठीक है, लेकिन ये इसमें क्राइटेरिया, इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आपको लग रहा होगा लंबा चौड़ा वीडियो काहे बनाया गया, क्योंकि यदि वीडियो का पार्ट 2 में आपको दूंगा ना तो पार्ट 2 में आप पार्ट 1 वाले ही सवाल पूछेंगे, क्योंकि वीडियो देखते नहीं है पूरा, इसीलिए लंबा चौड़ा झेलम रावी जैसी कहानी आपको सुना दी। इस नदी में या डूब जाइए या नदी के किनारे रहकर नदी की गहराइयों को नापते रहिए गोते की तरह। याद रखिएगा 5 मार्च तक फॉर्म भर दीजिएगा, 1000 रुपये की फीस है। 12 मार्च को करेंगे सबमिट तो फीस है 2000 रुपये। 26 मार्च भगत सिंह की पुण्यतिथि के 3 दिन के बाद है एंट्रेंस एग्जामिनेशन। रिजल्ट कब आएगा एंट्रेंस का मुझसे मत पूछिएगा, फेलोशिप के विषय में मत पूछिएगा, हॉस्टल के विषय में मत पूछिएगा। इंटरव्यू कब होगा जब बता देंगे, और जो नहीं पूछना है वो आप नहीं पूछेंगे ऐसा उम्मीद करता हूं। और जो जानकारी आपको दी गई है उसको लेकर आपके मन में डाउट हो, शंका हो, सवाल हो या मेरे जल्दी जल्दी बोलने के कारण आपको कोई बात यदि समझ में ना आई हो तो भी पूछ लीजिएगा। लेकिन जो बात कह चुका हूं अपने वक्तव्य में इस 17 मिनट के दौरान, यदि आपने नहीं सुनी होगी तो आपके सवालों का नहीं मिलेगा जवाब। उम्मीद करता हूं देखा होगा आपने वीडियो लगे अच्छा तो डिसलाइक करिएगा, ज्यादा लगे अच्छा तो सवाल कीजिएगा, और सूचना लगे आपको शेयर करने वाली है तो शेयर मत करिएगा। मेरा ये निवेदन है, क्योंकि मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है अपने चैनल और सब्सक्राइबर की, मुझे वही पसंद है जो गलत को गलत सही को सही कहते हैं। संविधान का कीजिए पालन और मिलिए अगले वीडियो में हमसे। हम मिलेंगे आपके साथ और शनिवार को करेंगे आपसे रात में लाइव चैट या बातचीत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सलाम, शुभकामनाएं।